Good morning, students. Today we are going to learn something extra, something new, and the new topic of price elasticity of demand. This is quite easy and important. If you pay full attention to the topic, it is quite easy. So first of all, we'll discuss what is price elasticity of supply. ठीक है बेटा, तो जैसे अगर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही होता है ना कि चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन प्राइस। तो सेम वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होता है कि सप्लाई में जो जो भी चेंजेस आते हैं इन रिस्पॉन्स टू प्राइस, वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज़ किया है, इंक्रीज एंड डिक्रीज यूज़ नहीं किया है। वो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों यूज़ किया है? वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी जो है सप्लाई की वो इफ़ेक्ट होगी प्राइस से, और जब भी प्राइस से इफ़ेक्ट होती है सप्लाई तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट, और मूवमेंट में हमेशा क्या होता है? एक्सटेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इन्होंने एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया ऑफ सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द गिवन प्राइस चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। की कमोडिटी के प्राइस में जो भी चेंजेस होते रहते हैं वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, और उसके वजह से जो भी सप्लाई में चेंजेस आते हैं वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। अब बेटा इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स हैं, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी था। एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड एंड सेकंड इज ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये ज्योमेट्रिक मेथड तो अब सिलेबस में नहीं है तो हम इसे अब नहीं पढ़ेंगे, बट प्रोपोर्शनेट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी। फॉर्मूला इसका वही रहेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू क्यू अपॉन पी। तो सेम वही जो डिमांड का भी रहता था, जिसमें कि आपका जो क्यू होता है वो इनिशियल क्वांटिटी होता है, पी आपका इनिशियल प्राइस होता है, डेल्टा क्यू जो भी चेंजेस आते हैं क्वांटिटी में, और डेल्टा प्राइस जो भी चेंजेस आते हैं प्राइस में। ठीक है, जैसे देखो इन्होंने एक सोल्यूशन भी दिखाया है, इसमें देखो क्या बोला है, अ प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 400 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 10 पर यूनिट। कि प्रोड्यूसर है वो अपनी किसी भी कमोडिटी की 400 यूनिट को बेचना चाहता है, जबकि उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है। वाइल ओनली 200 यूनिट ऑफ आर ऑफर्ड इफ द प्राइस रिड्यूसेस 5 पर यूनिट। अब क्या है कि वो केवल 200 यूनिट बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, जबकि उसका कमोडिटी का जो प्राइस है वो रिड्यूस होकर 5 पर यूनिट हो गया। तो फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल, क्या बोल रहे हैं कि जब 10 रुपये की चीज़ थी तो वो 400 बेच रहा था, और जब 5 रुपये की हो गई तो 200 बेचने लगा। क्यों? बिकॉज एज द प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी डू, वी आइडेंटिफाई द पी क्यू डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी। तो सबसे पहले क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्वांटिटी, मतलब क्या है, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा था? 400। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू होगा Q1 माइनस क्यू। Q1 माइनस क्यू क्या होता है? जो आपकी दूसरी क्वांटिटी है, कितनी है? 200, और पहली क्वांटिटी कितनी है? 400। 200 माइनस 400 इज़ 200। ठीक है, मतलब 400 माइनस 200 इज़ 200, राइट। आफ्टर दैट P क्या है? प्राइस कितना था पहले? 10। फिर डेल्टा प्राइस कितना? तो P1 कितना है? 5। P2 कितना है? P कितना है? 10। 10 माइनस 5 इज़ 5, तो डेल्टा P क्या हो गया? 5 हो गया। तो अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, देखो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना था? 200। डेल्टा पी कितना था? 5। पी कितना था? 10। ठीक है, और क्यू कितना था आपका? 400। तो इसको अगर हम सोल्यूशन देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1। तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ ज्योमेट्रिक मेथड आता नहीं है, अब वी कम टू द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो डिग्रीज में देखो, जो फर्स्ट सिचुएशन होती है वो फर्स्ट सिचुएशन क्या रहती है? फर्स्ट सिचुएशन होती है व्हेन ES इक्वल्स टू 1, मतलब यूनिटरी, मतलब जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कर्व जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, सिंपल। ये होता है आपका इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखो, नो मैटर व्हाट द एंगल इट मेक, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का शूटिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑलवेज शो E। मतलब
कोई वो नहीं है कि क्या एंगल बना रहे हैं, चाहे वो यूं भी बन सकता है, यूं बन सकता है, यूं बन सकता है, कैसे बन सकता है, बट एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ओरिजिन से। इट इज़ ई एस इक्वल्स टू 1। सेकेंड सिचुएशन, व्हेन ई एस इज़ ग्रेटर देन 1। ई एस इज़ ग्रेटर देन 1 में क्या है कि आपका जो सप्लाई कर्व होगा वो वाई एक्सेस से शूट किया जाएगा, चाहे वो ऐसे शूट किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ठीक है, अपवर्ड्स। सिचुएशन 3 क्या है, ई एस इज़ लेस देन 1। इसमें क्या है, एक्स एक्सेस से शूट किया जाएगा, चाहे वो इतना एंगल कोई भी बने, कैसा भी बने, कोई बात नहीं, बट अपवर्ड शो किया जाएगा। तो ये 3 सिचुएशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, इसको हमेशा क्लियर रखना है। अब 2 एक्सटेंट सिचुएशंस भी होती हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन। उन एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या होता है कि ई एस इक्वल्स टू 0 एंड ई एस इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ई एस इक्वल्स टू 0 कब है, देखो कि वॉट एवर द प्राइस इज, सप्लाई इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। प्राइस पहले 1 था, फिर 2 हो गया, मगर सप्लाई कितनी रही, 1। तो इसमें वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का कर्व बनता है। तो ये ई एस इक्वल्स टू 0 की सप्लाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा होता है इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है कि प्राइस एक ही रहेगा, लेकिन सप्लाई कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी इन्फिनिटी तक पहुंच रही है, कोई हिसाब नहीं होता। ई एस इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या है, प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई घटती बढ़ती रहेगी, कितनी भी आगे तक चली जाएगी, पीछे तक आ जाएगी। तो इसमें जो कर्व होता है वो हॉरिजेंटल टू एक्सेस बनता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये 5 सिचुएशन है, ओवरऑल 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेक इट क्लियर एंड लर्न इट बाय हार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी 6 मार्क्स के लिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये दोनों ही क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड्स में। अब आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड में क्या है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें किस तरीके का इनपुट यूज़ कर रहे हो। अगर वो इनपुट ईज़िली अवेलेबल होता है, आराम से आपको मिल जा रहा है, ईजी वे में अवेलेबल है, तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी, मतलब आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। सपोज़ मैं जैम बनाती हूँ और जैम बनाने के लिए मुझे जो भी फ्रूट्स मिलते हैं वो ईज़िली मुझे अवेलेबल हो जाता है, तो मेरी मर्ज़ी रहेगी ना, कभी मेरा मन करेगा तो मैं ज़्यादा बॉटल बना दूँगी जैम की, कभी मन करेगा कम बॉटल बनाऊँगी, तो इलास्टिसिटी इलास्टिक रहेगी, ठीक है। अगर मैं सोचूंगी कि मैं जो हूँ मैं बनाऊंगी, मैं बुरांस का शरबत बनाऊंगी, सपोज़, सब बुरांस सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन बुरांस क्या है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, कभी अगर मुझे अच्छे से मिल गया तो मैं उसे काफ़ी सारा बना दूंगी, और कभी नहीं मिला तो नहीं बनाऊंगी। तो उसकी जो, या फिर क्या होगा कि अगर मुझे पता है कि जहाँ से सप्लाई आती है बुरांस की वो थोड़े से ही आते हैं, जिससे कि मेरी केवल 2 बॉटल ही बन पाती है, तो मेरी जो इलास्टिसिटी क्या होगी, वो इनइलास्टिक होगी सप्लाई की, कि 2 बन रही है तो 2 ही बनेगी, क्योंकि ईजिली अवेलेबल नहीं है। दूसरा है नेचुरल कॉन्स्टेंट। नेचुरल कॉन्स्टेंट में क्या होता है कि जो चीज़ें हमें नेचर की तरफ से मिलती हैं उसकी सप्लाई हमेशा इनइलास्टिक रहती है। क्यों इनइलास्टिक रहती है, क्योंकि नेचर जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही प्रोड्यूस करेगा, हम चाह के भी नेचर से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी हमेशा लेस इलास्टिक रहेगी। जैसे इन्होंने टीक वुड का एग्जांपल दिया है, फर्नीचर के शॉप पे टीक वुड का दिया है, तो टीक वुड से अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं तो हम उतने ही फर्नीचर बना पाएंगे ना जितना टीक वुड अवेलेबल होगा नेचर की तरफ से। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर एक साल में 100 ट्रीज़ ग्रो हो रहे हैं तो हम चाहेंगे कि सप्लाई ज़्यादा करनी है तो हम 200 ग्रो करवा लें, नहीं हो पाएगा, क्योंकि साल भर में इतने ही ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका नेचर ऑफ कमोडिटी, किस तरीके की कमोडिटी है। अगर पेरिशेबल आइटम है, अगर ख़राब होने वाली चीज़ है, तो हम उसकी सप्लाई हमेशा उतनी ही रखते हैं जितनी कि हमें लगता है कि इतनी सफिशिएंट है, उसकी हम चाह के भी सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिक्री नहीं हुई तो पेरिशेबल आइटम है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए पेरिशेबल आइटम की जो सप्लाई होती है वो लेस इलास्टिक होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी भी लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम फैक्टर। लंबे टाइम पर अगर हम किसी चीज़ की इलास्टिसिटी देखते हैं तो लंबे टाइम पर इलास्टिसिटी उसकी इलास्टिक होती है, ठीक है, और शॉर्टर टाइम पे इनइलास्टिक। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप अच्छी टेक्निक से काम कर रहे हो तो आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस इलास्टिक होगी, सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक इन केस ऑफ प्रोडक्शन। कमोडिटी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, ठीक है, अगर आपने कोई बहुत महंगी टेक्निक से कोई काम किया है तो आपको लगेगा ना कि यार ज़्यादा इसे खर्च नहीं करना है, तो कम से कम, मतलब जितना हो रहा है बस उतना ही काम करो, ज़्यादा मत करो, तो लेस इलास्टिक रहेगी।
Okay, so that is all for today, and it is your theory of supply is completed now. We'll send you notes tomorrow, and till then you revise the chapter and learn all these things by heart, and take care.